नमस्कार साथियों, बालाजी कैंपस की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आपने फोटो में देखा भाई, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश अपना चल रहा था भाई शुरू से पहले, है ना। और लास्ट क्लास में हमने देखा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को हमने दो भागों में विभाजित किया था। कौन सी रेखा ने भाई? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ने, ठीक है ना। तो वो चीज़ आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं भाई आगे। देखिए भाई, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को कौन सी वर्षा रेखा ने भाई? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है भाई। पश्चिमी शुष्क प्रदेश को अपन ने फिर से दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि वह प्रदेश जहां पर बालू का स्तूपों की कमी होती है। सबसे पहले तो ये जान लो कि बालू का स्तूप होते क्या है। तो बालू का स्तूप वैसे आपको पता होगा बेसिक सा भाई, जो रेत के जो टीले होते हैं पर इसकी सुव्यवस्थित एक परिभाषा अगर पूछी जाए तो पवन द्वारा रेत के कणों का किसी अवरोध से टकराकर एक बनी स्थलाकृति क्या कहलाती भाई? बालू का स्तूप, ठीक है ना। तो उन्हीं बालू के स्तूपों के बारे में अपन आगे चर्चा भी करेंगे कि राजस्थान में कितने प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ विस्तृत है, ठीक है ना। इस चीज को अपन देखेंगे भाई आगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने यहां तक छोड़ा था। देखिए, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में, पश्चिम शुष्क और अर्ध शुष्क। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश में भी वह भाग जहां पर बालू का स्तूपों की कमी है। तो सबसे पहले देखेंगे इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को और क्या संज्ञा दी गई है। तो इसी क्षेत्र को कहा गया भाई हममादा। क्या कहा गया? हममादा, ठीक है ना। हममादा, या इसी को बोलते क्या भाई? चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल, ठीक है ना, चट्टानी मरुस्थल। अब देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। देखेंगे भाई, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई इसको? हममादा। क्या बोलते हैं इसको? हममादा, यानी कि चट्टानी मरुस्थल, ठीक है ना। हममादा या चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, ठीक है ना। अब इसका विस्तार देखते हैं भाई, राजस्थान में कहाँ कहाँ है इसका विस्तार। तो विस्तार देखेंगे तो ध्यान रखना, एक तो फलोदी जो कि नया डिस्ट्रिक्ट है, एक फलोदी जोधपुर से बना भाई, फलोदी, ठीक है ना। एक आएगा अपना भाई बालोतरा, जो कि कहाँ से बना है भाई? बाड़मेर से, बालोतरा। एक आएगा अपना क्या भाई? पोकरण। एक क्या आएगा अपना? पोकरण, ठीक है। कुछ पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्र भी आता है इसमें, जो कि क्या कहलाएगा भाई? चट्टानी मरुस्थल या हममादा, ठीक है। ये होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और इसकी जो प्रतिशत है, इसकी अगर प्रतिशत की बात की जाए तो इसका प्रतिशत आता है कितना भाई? 41.5%। किसका प्रतिशत देख रहे हैं अपन? एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए भाई, पश्चिमी शुष्क प्रदेश को अगर अपन 100% में डिवाइड करें तो ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये आएगा कितना? 41.5%, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि जिसमें बालू का स्तूप है, वो आएगा कितना? 58.5%, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अपन ने देख लिया भाई आंकड़ों के अनुसार कि प्रतिशत इसका कितना रहेगा भाई? शुष्क, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में इसका प्रतिशत रहेगा 41.5%, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं क्या? हममादा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि हम पढ़ेंगे अब बालू का स्तूपों के बारे में, या फिर बालू का स्तूप पूरा लिखते हैं भाई, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश कितना है भाई? ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का लगभग 58.5%, ठीक है भाई। ये है अपना कौन सा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब सबसे पहले अपन जानते हैं भाई बालू का स्तूप क्या होते हैं। देखो भाई, बालू का स्तूप एक परिभाषा के तौर पे भी एक बार देख लेते हैं भाई, इसकी परिभाषा देखो, ठीक है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र से सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि मरुस्थल मतलब खाली कुछ नहीं है वहां पर, ठीक है ना। उसको बोलते हैं मरुस्थल, मतलब ये नहीं रेत के टीले। रेत के टीले के लिए अपन विशेषकर बालू का स्तूप शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ मरुस्थलीय क्षेत्र, तो यूं मत समझना मतलब रेत के टीले। मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब जहां पर कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। वनस्पति का अभाव हो, जहां पर नदियों का अभाव हो, ठीक है ना, जहां पर जल का अभाव हो, तो वो कौन सा क्षेत्र आता है अपना? मरुस्थलीय क्षेत्र, है ना। तो बालू के स्तूप की परिभाषा देख रहे हैं भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन द्वारा रेत या मिट्टी के कणों का
मिट्टी के कणों का किसी अवरोध से टकराकर, किसी अवरोध से टकराकर बनी स्थलाकृतियां, बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है भाई? बालू का स्तूप कहलाती है। क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। परिभाषा कोई पूछी नहीं जाती, सीधी सी बात है ना। पर एक तरीके से अपन को पता होना चाहिए भाई, फर्क पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात भाई। मरुस्थल क्या है, बालू का स्तूप क्या है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? बालू का स्तूप। अब अपन आगे पढ़ेंगे भाई राजस्थान में बालू का स्तूपों के प्रकार, देखते हैं भाई बालू का स्तूपों के प्रकार। बालू का स्तूपों के प्रकार में सबसे पहले अपना नाम आता है एक राजस्थान में पाया जाने वाला बरखान। क्या नाम आता है भाई? बरखान या बरछान, दोनों नाम मिल जाए एक ही बात है, ध्यान रखना। बालू का स्तूप, बरखान या बरछान, बालू का स्तूप, ठीक है भाई। देखते हैं भाई कैसा बालू का स्तूप है। देखो भाई सामने सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया भाई बालू का स्तूप मतलब पवन द्वारा, समझ रहे हो ना। तो देखो भाई, माना कि ये अपने क्या भाई? पवन की दिशा। किसकी दिशा भाई? पवन की दिशा। इस तरफ अगर पवन आ रही है तो इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति में जो बालू के स्तूप निर्मित होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? अपना बरखान बालू का स्तूप, ध्यान रखना। इसका जो ढाल है वो मंद होता है, ध्यान रखना। और ये जो चौड़ाई है लगभग, ये चौड़ाई मानी जाती है लगभग 100 से 200 मीटर, ध्यान रखना। इसकी जो ये चौड़ाई है ये लगभग कितनी रहती है भाई? 100 से 200 मीटर, ध्यान रखना भाई, 100 से 200 मीटर। और ये जो ढाल रहता है इसका यहाँ पर वो मंद रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अर्धचंद्राकार आकृति के निर्मित। और कैसे हो रहा है निर्मित? आप देखो भाई, पवन इस प्रकार आई है ना, तो दो भुजाएं आगे बढ़ेगी भाई, सीधी सी बात है, रेत के कणों को आगे की ओर धकेलेगी। तो इस प्रकार से इस तरीके से हवा का प्रवाह होने के कारण इसकी जो दो भुजाएं अगर आगे बढ़ जाती है और एक अगर अर्धचंद्राकार आकृति का रेत का टीला प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलेंगे भाई अपन? बरखान बालू का स्तूप, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई बरखान बालू का स्तूप। देखेंगे भाई, अब इसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसकी एक परिभाषा के तौर पे देख लेते हैं भाई। मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में निर्मित अर्धचंद्राकार आकृति के, अर्धचंद्राकार आकृति में निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाएगा भाई? अपना बरखान बालू का स्तूप, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। देखेंगे भाई इसका विस्तार कहाँ का है। देखो विस्तार की अगर आपसे बात की जाए तो ध्यान रखना, इसका विस्तार ही सबसे अधिक तक, मतलब जितने भी अपन बालू का स्तूप पढ़ेंगे क्वेश्चन यही आता है कि बरखान बालू का स्तूप का विस्तार कौन से इलाके में, कौन से क्षेत्र में है, या फिर पैराबोलिक बालू का स्तूप, जितने भी आगे बालू का स्तूप उनके अधिकतर जो संभावना है वो तो इसी बात की है कि उनकी लोकेशन पूछी जाएगी, या फिर आपसे तथ्यों में या फिर कथन में पूछा जाए कि कोई बालू के स्तूप का दे दिया जाएगा भाई इस बालू के स्तूप के बारे में सत्य कथन छाटिए या असत्य कथन छाटिए। उसमें आपको उसकी 4 विशेषताएं दी जाएगी, 4 या 5 जितने भी दे सकते हैं, उसमें से आपको सत्य कथन छाटना है, ठीक है ना। आजकल के जो अधीनस्थ का लेवल वो इसी प्रकार चल रहा है भाई, तो अपन को आज के चलते हुए लेवल के अकॉर्डिंग अपन को तैयारी करनी है। तो इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है जब मैं बोला कि भाई विस्तार के जिले याद रट लो, तो जरूरी नहीं बात जिले रटो, आपको चीजें एकदम समझ के पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि इसकी भाई चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है, ध्यान रखना। ढाल कैसा होता है? मंद होता है, ठीक है ना। ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा। देखो भाई विस्तार के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले आता है अपना शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी, शेखावाटी में भी अधिकतर जो सर्वाधिक पाया जाता है वो ध्यान रखना, चूरू में गांव पड़ता है भाई भालेरी गांव। कौन सा गांव? भालेरी गांव, भालेरी गांव ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। कौन से बालू के स्तूप के लिए? बरखान बालू के स्तूप के लिए, ध्यान रखना। चूरू के भालेरी गांव में पाए जाएंगे, ध्यान रखना। आगे देखेंगे भाई, आगे देखना, एक पाया जाएगा अपना लूणकरणसर में। लूणकरणसर कहाँ पड़ता है भाई? बीकानेर। लूणकरणसर कहाँ पर? बीकानेर में। एक पाया जाएगा कहाँ पर भाई? करणी माता, ये भी कहाँ पड़ती है भाई? देशनोक बीकानेर। करणी माता मंदिर यानी करणी माता मंदिर के आसपास क्षेत्र कहाँ पर है भाई? देशनोक बीकानेर। अब देखो दोनों चीज दे सकता है आपको, या तो यूं पूछ ले भाई करणी माता के मंदिर के आसपास का क्षेत्र या फिर देशनोक
ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई ये लोकेशन कहाँ स्थित है, देशनोक में, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो देशनोक बीकानेर में कौन से बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। एक आता है जोधपुर में ओसिया, ओसिया, ओसिया कहाँ पड़ता है भाई, जोधपुर में। ठीक है ना। ओसिया कहाँ पर भाई, जोधपुर। ये विशेष स्थल है जहां पर इनकी इन बालू के स्तूपों की मात्रा जो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ओसिया हो गया। और जैसलमेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये ध्यान रखना, ये इसके क्षेत्र है जो कि ये बालू का स्तूप पाया जाता है। कौन सा, बरखान बालू का स्तूप। ठीक है। अगला जो बालू का स्तूप आता है अपना, वो देखेंगे भाई। अगले बालू का स्तूप का नाम है भाई अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखना भाई ये कहाँ कहाँ पाया जाए। सबसे पहले देखते हैं कैसा होता है। देखो भाई, मैंने आपको बताया भाई ये क्या है भाई, अपनी पवन की दिशा है। ठीक है, पवन की दिशा ध्यान रखना है ना। पवन की ये दिशा आ रही है, मतलब पवन इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, और ऊपर से अगर आप देखोगे तो इस प्रकार बने जो बालू का स्तूप है, यानी कि पवन की दिशा के लंबवत या फिर समकोण पर निर्मित जो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं अपने भाई, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे भाई, तो कैसे भाई, पवन की दिशा के, पवन की दिशा के लंबवत, लंबवत निर्मित बालू का स्तूप। अभी आप ज़्यादा दिमाग पे जोर मत देना इतना, अभी जितना समझाया जा रहा है वो चीज़ समझना, क्योंकि आगे इनके शेप्स है जो मैं आपको गूगल से इमेज डाउनलोड कर रहा कि उसमें समझा दूंगा कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी आप इनका कॉन्सेप्ट समझिए, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है उस हिसाब से आपको समझिए। ठीक है ना। तो पवन की दिशा के लंबवत निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाता है भाई, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ध्यान रखना भाई। ठीक है। और इसका जो विस्तार है ये आपसे पूछे तो ध्यान रखना, एक तो पाया जाएगा सूरतगढ़, सूरतगढ़ यानी कि सूरतगढ़ कहाँ भाई, श्रीगंगानगर में, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। एक पड़ती है भाई रावतसर नामक जगह, रावतसर कहाँ पर पड़ता है भाई, हनुमानगढ़ में, रावतसर हनुमानगढ़ में भाई। एक बीकानेर में जगह पड़ती है भाई पूंगल, पूंगल। ठीक है ना, पूंगल कहाँ भाई, बीकानेर में, पूंगल कहाँ भाई, बीकानेर में, ध्यान रखना। पूंगल के बारे में एक छोटी सी एक किंवदंती है कि भाई ऐसे लोग बताते हैं कि जो रानी पद्मावती है वो कहाँ की मानी जाती है भाई, पूंगल की निवासी है ना। ये यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं, ध्यान रखना भाई। वैसे तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो ग्रंथ है पद्मावत, उसमें कहाँ की बताया पद्मिनी को, सिंगल द्वीप की। लेकिन अपने जो राजस्थान के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के आसपास के निवासी है, उन्होंने बताया कि जो रानी पद्मिनी है वो अपने कहाँ की निवासी थी, पूंगल की। तो ये बात थोड़ी सी जनरल हिस्ट्री के तौर पर आप याद रख लेना। देखा भाई, सूरतगढ़ हो गया, रावतसर हो गया, पूंगल बीकानेर और एक अपना जैसलमेर, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है भाई, ये हो गया कौन सा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कैसे बना भाई, पवन की दिशा के लंबवत। आगे देखते हैं भाई, अगले बालू का स्तूप के बारे में देखते हैं, अनुधैर्य बालू का स्तूप, अनुधैर्य बालू का स्तूप, अनुधैर्य बालू का स्तूप। देखिए भाई इसकी भी परिभाषा देखते हैं, क्या है अनुधैर्य बालू के स्तूप। सबसे पहले वही चीज, अनुप्रस्थ अगर साइंटिफिक टर्म में देखें तो यानी कि लंबवत तो किसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ को, और अनुधैर्य यानी कि समांतर, यानी कि पवन की दिशा के जो समांतर आपके बालू का स्तूप निर्मित होंगे उनको क्या बोलेंगे भाई अपन, अनुधैर्य बालू का स्तूप। ध्यान रखना कहाँ पर, इस प्रकार से। तो इसमें लिखेंगे भाई पवन की दिशा के समांतर, पवन की दिशा के समांतर निर्मित बालू का स्तूप, निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे भाई, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ध्यान रखना। अब इनका विस्तार कहाँ पाया जाएगा, देखो इसका विस्तार की अगर आपसे बात करें तो ध्यान रखना, घग्गर नदी घाटी के आसपास इसका क्षेत्र पाया जाता है, घग्गर नदी, या फिर इसी को बोलते हैं क्या भाई, स्वस्वती, स्वस्वती नदी घाटी में। ध्यान रखना, स्वस्वती नदी घाटी क्षेत्र के आसपास। और एक अपना जैसलमेर जोधपुर में भी पाए जाएंगे कुछ, पर मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे भाई, स्वस्वती नदी घाटी में। ध्यान रखना, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है ना। तो देखे पवन की दिशा के लंबवत बना वो क्या कहलाया, अनुप्रस्थ।
जो समांतर बन रहे हैं, यानी कि पवन भी इसी प्रकार से और इसी प्रकार के समांतर बनेंगे, उनको क्या बोलेंगे भाई? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ठीक है भाई, ये हो गया अपना अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। आगे चलते हैं, कौन सा आता है अपना? एक आता है अपना पैराबोलिक बालू का स्तूप। कैसा बालू का स्तूप भाई? पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए भाई, इसको भी एक बार समझ लें। अभी अपन ने क्या पढ़ा भाई? शुरुआत में बरखान बालू का स्तूप देखा था, ये आपकी पवन की दिशा थी, ध्यान रखना है ना। यहाँ पर कौन सा बालू का स्तूप बना था इस प्रकार से? बरखान बालू का स्तूप था, ध्यान रखना। देखो, इसी बरखान के विपरीत दिशा में अगर बालू का स्तूप बन जाए अपना, यानी कि इस तरीके से अपना बालू का स्तूप अगर बन जाए, है ना, इस तरीके से, है ना, यानी कि बरखान की दिशा के विपरीत है, ठीक है, इसके उल्टी आकृति का है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन भाई? पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको भाई? पैराबोलिक बालू का स्तूप, ध्यान रखना, है ना, ये इसकी आकृति ध्यान रखना। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे भाई, बरखान की दिशा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, और एक इसकी आकृति भी पूछी जाती है भाई। आकृति कैसी इसकी? महिलाओं की हेयर पिन जैसी इसकी आकृति मानी जाती है ना। तो यहां लिखेंगे एवं महिलाओं की हेयर पिन के समान, ध्यान रखना भाई, पूछा जाए हेयर पिन के समान कौन सा? पैराबोलिक। हेयर पिन के समान बालू का स्तूप क्या कहलाएगा भाई अपना? पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है ना, ये इसकी क्या होगी? जनरल सी परिभाषा हो गई। और इसका जो विस्तार है वो ध्यान रखना भाई, महिलाएं पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाएगी भाई? बताओ, सभी राजस्थान में पाई जाएगी। तो ये जो बालू का स्तूप है ये भी पूरे राजस्थान में पाया जाएगा, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, तो इसमें लिख देंगे भाई पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह, पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई विशेष ऐसी कोई जगह है नहीं, तो इसमें लिख देंगे अपन क्या भाई? पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह। कौन सा बालू का स्तूप भाई? पैराबोलिक बालू का स्तूप। आगे देखते हैं अपन, अगला जो बालू का स्तूप आता है वो आता है अपना तारानुमा बालू का स्तूप। भाई, तारानुमा बालू का स्तूप देखेंगे भाई। तारानुमा बालू का स्तूप जो मैंने आपको शुरू में बढ़ाया अभी, बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र, यानी कि हम्मादा, चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल में जो अनियमित हवाओं द्वारा, मैंने अभी आपको एक चीज अब तक कितनी बताई, इस प्रकार पवन की दिशा बताई। अब पवन की दिशा क्या हो जाएगी? यू भी आएगी, इस तरीके से भी आएगी, इस तरीके से भी आएगी। ठीक है ना, ये होगी अपने क्या भाई? पवन की दिशा, है ना। इस तरीके से अनियमित हवा चल रही है भाई, है ना, कभी इधर की तरफ चली कभी इधर। तो इस प्रकार से जो इस तरीके से, तो स्टार शेप में, यानी कि तारे के शेप में, है ना, जो बालू का स्तूप निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं अपन भाई? तारानुमा बालू का स्तूप, ध्यान रखना। और एक और बात, कि तारानुमा बालू का स्तूप जब भी कहलाएगा जब इसमें कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए। देखो भाई, क्यों? क्योंकि देखो आप, अगर मान लो एक भुजाई है, दूसरी भुजाई, अब बताओ किस हिसाब से लगेगा ये तारानुमा? नहीं लग रहा ना। तो ध्यान रखना, तारानुमा भी आप इसको जब भी कहोगे जब इसमें न्यूनतम कितनी भुजाएं होगी भाई? 3 भुजा, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो देखते हैं तारानुमा बालू का स्तूप की परिभाषा, देखते हैं भाई। मरुस्थलीय क्षेत्र में अनियमित हवाओं द्वारा निर्मित बालू का स्तूप, निर्मित बालू का स्तूप। एक सेकंड, देखिए भाई, देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में अनियमित हवाओं द्वारा निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाएगा भाई अपना? तारानुमा बालू का स्तूप। और इसके विस्तार की अगर बात की जाए, विस्तार की बात की जाए तो ध्यान रखना, पोकरण मोहनगढ़, पोकरण कहाँ पर भाई? जैसलमेर में। और मोहनगढ़ भी कहाँ पर? जैसलमेर में। पोकरण
मोहनगढ़, ये दोनों कहाँ पड़ेंगे भाई अपने? जैसलमेर में। एक ध्यान रखना, ये पाया जाएगा हनुमानगढ़ में। कहाँ भाई? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। एक पाया जाएगा कहाँ भाई? बालोतरा में, ठीक है। एक अपना मिलेगा कहीं फलौदी, एक अपना बाड़मेर में भी, कुछ अपना जैसलमेर में, ठीक है ना। यहाँ पर कौन से बालू के स्तूप पाए जाएंगे? अपने तारानुमा बालू के स्तूप। एक चीज दिमाग में रखना, अगर कोई भी क्षेत्र आपका रिपीट हो रहा है, आप अगर देख रहे हो कि सर ये जैसे जैसलमेर बार बार आ रहा है, तो ये चीज आप टेंशन छोड़ देना कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई जैसलमेर में कौन सा बालू का स्तूप पाए जाते हैं और 4 ऑप्शन दे दे, तो ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अपन आगे भी देखेंगे भाई सभी प्रकार के जो सर्वाधिक बालू के स्तूप वाला क्षेत्र कौन सा है भाई? ये जैसलमेर ही है, ठीक है ना। तो जिसमें एक से ज्यादा बालू के स्तूप पाए जा रहे हैं, उसमें आप क्या नाम से 4 ऑप्शन दे करके आप कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूज में डालोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप छोड़ देना, आपको खाली वो चीज़ ध्यान रखनी जो कि अलग है। यहाँ पर पोखरण मोहनगढ़ देखो ध्यान रखना, है ना। मोहनगढ़ में अपन पहली बार लिखवा रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, है ना। बाकी फलोदी में पाया जाएगा। तो क्वेश्चन मतलब आपको खाली ये क्षेत्र याद करने हैं, आप ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि सर ऐसा हो जाएगा कि कन्फ्यूजन हो जाए, वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति रही तो प्रश्न सीधा डिलीट होगा, ध्यान रखना। तो उस चीज़ का आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। आप खाली इसका विस्तार देखो भाई कहाँ कहाँ पे, देखो भाई कहाँ पर? पोखरण, मोहनगढ़, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलोदी, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है भाई। तो ये इसका क्षेत्र हो गया। और ध्यान रखना, अनियमित हवाओं द्वारा मरुस्थल क्षेत्र में अनियमित हवाओं द्वारा निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाएगा? तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है भाई। अगले बालू का स्तूप की चर्चा करते हैं। देखो अगला बालू का स्तूप कौन सा आएगा अपना? शब्र का पीस। क्या नाम है भाई? शब्र का पीस या स्क्रब का पीस, ध्यान रखना, दोनों ही नाम आते हैं। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ठीक है। शब्र का पीस या स्क्रब का पीस बालू का स्तूप। देखो भाई, देखो ये अपना मरुस्थल माला, देखो भाई ये मरुस्थल अपना, और यहाँ पर मरुस्थल में इस प्रकार कुछ झाड़ियाँ है, ध्यान रखना। झाड़ियाँ होती है भाई, झाड़ियाँ आप जानते हो, ये क्या है भाई? एक तरीके से झाड़ियाँ। अब मैंने आपको शुरुआत में मरुस्थल बालू का स्तूप की परिभाषा बताई थी कि भाई पवन द्वारा रेत के कणों का किसी अवरोध से टकरा कर, तो क्या बताओ आप, ये झाड़ियाँ अवरोध का काम नहीं करेगी? क्या करेगी? ऑब्वियस सी बात है। तो ये झाड़ियाँ अवरोध का काम करेगी, तो जब इधर से पवन आएगी, मान लो हवा, तो रेत के कण लाएगी, तो झाड़ियों के नीचे टकरा कर इस प्रकार जो यहाँ पर जो बालू के स्तूप बनेंगे, है ना, यहाँ पर ये बालू का स्तूप यानी कि झाड़ी के नीचे, उनको क्या बोलेंगे अपन भाई? चव्र का पीस। क्या बोलेंगे? चव्र का पीस, चव्र का पीस। और ये कहाँ बन रहे हैं भाई? ध्यान रखना, झाड़ियों के नीचे। कहाँ बन रहे हैं भाई? झाड़ियों के नीचे, है ना। ये ध्यान रखना भाई। और इन्हीं झाड़ियों के आसपास अगर कोई बालू का स्तूप बन रहे हैं, देखो इस प्रकार अगर कोई बालू का स्तूप बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, पास में, तो यानी कि झाड़ियों के पीछे अगर अपन बात करें, है ना, तो यहाँ पर बने बालू का स्तूप कहलाएंगे भाई नेवखा बालू का स्तूप। क्या कहलाएंगे भाई? नेवखा बालू का स्तूप, है ना। और ये कहाँ बने बताओ भाई? झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के पीछे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये पीछे और नीचे, ये दोनों टर्म्स का भी आपको दिमाग में रखना है। झाड़ियों के नीचे कौन सा बन रहा है भाई? शव्र का पीस। और झाड़ियों के समीप या झाड़ियों के पीछे कौन सा बालू का स्तूप बनेगा? नेवखा बालू का स्तूप, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखेंगे भाई मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में झाड़ियों के, झाड़ियों के नीचे निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे भाई? शव्र का पीस, शव्र का पीस बालू का स्तूप कहलाते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं, ठीक है भाई, कहलाते हैं, ठीक है। और जो इसका विस्तार की अगर बात की जाए, तो ये भी एक तरीके से पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह पाए जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि झाड़ियाँ तो सभी जगह पाई जाएगी, आपको पता है ना। तो इसमें भी लिख देंगे भाई पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह, सभी जगह, ठीक है।
तो ये इसकी लोकेशन हो गई। तो इसमें आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई इसके लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन का आपको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको बता दिया भाई पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह कौन सा बालू का स्तूप, सब्र का इस बालू का स्तूप। और आगे इसमें लिख भी लेते हैं भाई, नेवका की परिभाषा लिख लेते हैं भाई, नेवखा बालू का स्तूप, नेवखा बालू का स्तूप। नेवखा बालू का स्तूप कहाँ पाए, कहाँ तो क्या वो भी पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह होगा, पर इसकी परिभाषा देखे तो क्या भाई, झाड़ियों के समीप निर्मित, है ना, सीधा लिख लेते शॉर्ट में, झाड़ियों के समीप या झाड़ियों के पीछे, ध्यान रखना समीप भी आ सकता है या फिर झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। तो वही इसका विस्तार, विस्तार क्या भाई, ये भी कहाँ भाई, पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह पाए जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह। ठीक है, तो ये अपने कुछ राजस्थान के क्या हुए भाई बालू का स्तूप जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे अपन छोटा सा एक बार और देख लेते हैं कुछ इन बालू के स्तूपों की विशेषताएं। तो एक बात ध्यान रखना, एक टर्म आती है भाई मरुस्थल मार्च, क्या बोलते हैं, मरुस्थल मार्च। मरुस्थल मार्च का मतलब क्या होता है, मरुस्थल मार्च का मतलब होता है मरुस्थल का फैलना। अब मरुस्थल कैसे फैल रहा है, अभी तक मरुस्थल फैल ही रहा था, आपको पता है ना, इतनी सारी हवा चली, कितने बालों का स्तूप पड़े, तो हवा चल के एक बार रुक थोड़ी जाएगी, हवा चलेगी भाई, है ना, रेत के कणों का प्रसार आगे होगा, प्रसार का यानी कि मरुस्थल का प्रसार होगा, तो उसी मरुस्थल के प्रसार को क्या कहते हैं भाई, मरुस्थल मार्च। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो अपनी अरावली पर्वतमाला है ये मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, ध्यान रखना, तो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है अरावली पर्वतमाला, तो ध्यान रखना, तो मरुस्थल मार्च। ठीक है, तो मरुस्थल मार्च में सर्वाधिक योगदान किसका होगा, ध्यान रखना, कौन से बालू के स्तूप का होगा सर्वाधिक योगदान। मरुस्थल मार्च में सर्वाधिक योगदान की बात करें, ध्यान रखना बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप का मरुस्थल मार्च में सर्वाधिक योगदान होता है, बरखान बालू का स्तूप। और इसी के लिए एक क्या नाम से सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप भी अगर आपसे पूछे तो वो भी कौन सा होगा भाई, बरखान बालू का स्तूप, ध्यान रखना सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप। नुकसानदायक कैसे भाई, देखो नुकसानदायक एक बालू का स्तूप, देखो नुकसानदायक कैसे भाई, क्योंकि आगे बढ़ रहा है भाई मरुस्थल, है ना, मरुस्थल को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है, बरखान दे रहा है। और बरखान अगर आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ेगा तो भाई सीधी सी बात है, जहां पर मरुस्थल नहीं है वहां भी रेत के कण लेके जाएगा, है ना, तो नुकसान करेगा, यानी कृषि की उपज भूमि, उपजाऊ भूमि को एक तरीके से ढकेगा, है ना, कई क्षेत्र को ढकेगा। अगर मरुस्थल से कोई भूमि अगर ढक रही है तो सीधी बात है वहां का नुकसान होता है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप की बात की जाए तो वो भी कौन सा होगा भाई, अपना बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई, सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक योगदान और सर्वाधिक नुकसानदायक बालू के स्तूप के बारे में। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी किसके लिए भी, अपनी बालू के स्तूपों के बारे में। और ध्यान रखना जितना इसमें पढ़ाया आज बालू के स्तूपों के लिए उसमें से बाहर कहीं नहीं जाएगा, ध्यान रखना, है ना। और बालू का स्तूप जो कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और भौतिक प्रदेशों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इनकी लोकेशन और इनकी नाम और ये कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और ध्यान रखना भाई बच्चों, चैनल को भी थोड़ा आप सब्सक्राइब करो, और ये वीडियोज़ आपके लिए हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, इनको थोड़ा शेयर किया करो ताकि और भी बच्चों का फ़ायदा हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जय हिंद।